हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर आप भी 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाला हो तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को 22 फरवरी का हिंदी का पेपर जो आने वाला है उसका मैं वायरल पेपर बताने वाला हूं। 801 डी के मेरे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी मेरी है, ये पेपर आप लोगों को उस दिन देखने को मिलेगा। और इस पेपर की पूरी का पूरा मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आज ही इस पूरे वीडियो को देखना और पूरा का पूरा सोल्यूशन तैयार कर लेना, ताकि 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाए। ठीक है, मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना कि 6 सेट आता है आप लोगों का। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश में 6 सेट आता है हिंदी का पेपर बनके, मैं 6 सेट कराने वाला हूं। ठीक है, और उसमें से एक सेट पहला यह है 801 डी के, इसको जरूर आप तैयार कर लेना। और ये सेट 100% मेरी गारंटी है, पक्का आएगा। ठीक है, पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ, हर एक विद्यार्थी का 70 में 70 नंबर लेकर आने वाला हूँ। मेरा टारगेट 95% का है और इस बार जरूर मैं पूरा करा के रहूंगा हर एक बच्चे को। ये पेपर मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का पेपर पूछा जाएगा और इसको हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट। यहाँ पे अपना अनुक्रमांक डालिएगा, यहाँ पे अपना नाम डालिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि पहला दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट में इस पेपर को आपको पढ़ना है और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। दूसरी पॉइंट यह है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। तीसरा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब खंड अ में बहुविकल्पीय जो प्रश्न रहेंगे उसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर रंगना होगा, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से। इसके बाद चौथा पॉइंट कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब हर एक प्रश्न के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर के लिए है। इसके बाद बोला है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों के लिए 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हल करने के लिए आपके पास 1 घंटा है, आप चाहो तो 10 मिनट में कर सकते हो। और खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटे समय दिया हुआ है। इसके बाद बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक? देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ आएगा खंड अ। सबसे पहले क्या रहेगा? खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, बहुविकल्पीय प्रश्न है खंड अ में। सबसे पहले 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पे देना होगा। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। पहले वाले ऑप्शन पर रंग के आना आप लोग। ठीक है, 100% जेन्युइन में आपको बता रहा हूँ, ये पेपर आपके फंसेगा और 70 में 70 करके आओगे। ठीक है, दूसरा यह है, एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत एग्जाम में, बता रहा हूँ 70 में 70 लाना है तो लाना है, किसी कीमत पे पूरा रट डालिएगा पेपर। इसके बाद एक कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए पे क्लिक कीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरे का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं तीसरे प्रश्न की बात करें कि शुक्ल युग की काल अवधि है, तो शुक्ल युग की काल अवधि मेरे प्यारे बच्चों 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। ये बात तो आपको मालूम होगा। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है वो है भगवती चरण वर्मा जी, इसलिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न अगर हम बात करें तो चिंतामणि के रचयिता हैं। तो चिंतामणि के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कि ललित ललाम के रचयिता हैं। तो ललित ललाम के रचयिता मेरे प्यारे बच्चों कौन है? मतिराम जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, सातवां प्रश्न है आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की समय अवधि मेरे प्यारे बच्चों 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक जो अब तक चलता आ रहा है, सब आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। वहीं आठवां प्रश्न है कि बिहारी किस युग के कवि हैं? तो बिहारी जो है मेरे प्यारे बच्चों रीतिकाल युग के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 प्रश्न देखिए, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं। तो केशव दास काव्य धारा के कवि हैं रीतिबद्ध, जो है राइट आंसर हो जाएगा। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। 10वां प्रश्न अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में। कह निम्नलिखित में रस है, मतलब कौन सा रस है इसमें? तो इसमें हास्य रस का प्रयोग किया गया है, इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12वां है कि पीपर पात सरिस मंडोला उपयुक्त में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ए वाला ऑप्शन पे आप लोग रंग के आना। 13वां प्रश्न देखो क्या है। 13वां प्रश्न है कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर,
शरद स्वरूहु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा है इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? एक तो दूसरे और ये लास्ट वाला चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? 13 मात्राएं हैं। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वही 14 प्रश्न बात करें कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा है। कह रहा कि वाक्य भेद कीजिए कि सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा। मेरे प्यारे बच्चों ये कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 है वह खड़ा नहीं हो सकता। कह रहा है कि वाक्य के वाच्य भाववाचक रूप में लिखे, मतलब कि वह खड़ा नहीं हो सकता, उसको अगर भाव के रूप में लिखा जाए तो किस प्रकार लिखा जाएगा? तो मेरे प्यारों उसका ऑप्शन नंबर डी होगा। भाववाचक में क्या बोलेंगे उसको? कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। ठीक है, भाववाचक के रूप में इस तरह लिखेंगे इसको। 16वां है यह बालक बहुत मेधावी है। तो यह बालक बहुत ही मेधावी है मेरे प्यारे बच्चों। यह आपका ऑप्शन सी होगा, सर्वनामिक विशेषण एकवचन पुल्लिंग और विशेष्य बालक। ठीक है, ये बालक जो है बहुत मेधावी है, तो सर्वनामिक विशेषण है, एकवचन है, पुल्लिंग है, विशेष्य के बालक है। ठीक है, इसके बाद 17वां देखो, अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुचर में उपसर्ग क्या है? अनु है। और क्या है? बी वाला ऑप्शन। इसके बाद 18वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि गंगा यमुना का समास विग्रह है। तो गंगा और योजक चिन्ह लगाते हैं, योजक चिन्ह को हम लोग क्या लगाते हैं? और लगाते हैं, तो गंगा और यमुना होगा, बात खत्म। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। 19वां देखो कितना सिंपल है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप पूछा है। तो सुहाग का सौभाग्य होता है, और क्या? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 20वां प्रश्न है, कह रहा है कि तद जो कि पुल्लिंग है, कह रहा है कि तद पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति अगर एक वचन का रूप देखा जाए तो क्या होगा? तस्सय होगा। क्या होगा? तस्सय। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों, जो खंड ब आ गया, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें भी आपका प्रश्न नंबर 21 आ गया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 21 देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 21 पूछा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रश्न कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन देता है, या पहला कीजिए या अथवा करके एक ख वाला देता है। तो क कीजिए या ख कीजिए, दोनों में से एक किया जाता है, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप जो मन करे वो आप एग्जाम में कर सकते हो, जो आपको आसान लगे। क वाला है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में हैं, और हमारी इच्छा अभिलाषा और प्रयत्न है कि वह इन सभी अलग अलग बहती हुई नदियों में अभी भी उसी तरह बहता रहे, और इनको वह अमर तत्व देता रहे जो जमाने के हजारों थपेड़ों को बर्दाश्त करता हुआ भी आज हमारे अस्तित्व को कायम रखे हुए हैं और रहेगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों है। ठीक है, इसमें दिया है अ वाला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कितने नंबर का है? 2 नंबर का। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 21 का अ, पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस 2 नंबर मिल गया। ये इसी को हम बोलते हैं संदर्भ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की भाव स्पष्ट कीजिए, और ये प्रश्न भी 2 नंबर का है। ठीक है, रेखांकित अंश का है कि आज हम इसी निर्मल शुद्ध शीतल और स्वस्थ अमृत की तलाश में। बस इतना ही है, इसका हमें व्याख्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों। चलो देखेंगे। आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, तब लिखोगे कि भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकर गिरने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध स्वच्छ शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रभावित होता रहता है, और इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। बस इतना ही करना है, आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रश्न और है कि लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे स वाला कि लेखक के अनुसार हमारे अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। किसके कारण? जल के कारण। जल ही जीवन है, जल नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके बाद अगर वो नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला कर लेना। क्या है कि पहले पहाड़ कटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्तें विहस उठी, भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई, और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। पहले पलस्तर लगाकर आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की काया काया सिरस दी, फिर उनके चेले कालांतों ने उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए, फिर तो दीवारें उमंग उठी और पहाड़ जो है पुलकित हो उठे। यहाँ तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें भी अ वाला है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ लिखो अथवा, अथवा फिर अ वाला संदर्भ।
प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित तथा भारतीय पुरातत्व के महान विद्वान श्री भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अजंता शीर्षक निबंध से उद्धृत है। मतलब अजंता चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा संदर्भ में, बस इतना लिखोगे तो। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर के लिए। चलो देखते हैं कहां तक अंडरलाइन किया गया था। यहां तक कि भीतर की समुची दीवारें और छतें रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। बस यहां तक। इसका हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देखो कैसे करोगे वाला रेखांकित अंश की व्याख्या। कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का कहना है कि गुफा की भीतरी दीवारें को और छतों को विधिवत रगड़ रगड़ कर चिकना बना लिया गया। तत्पश्चात मतलब उसके बाद उसकी चिकनी पृष्ठभूमि पर चित्रकारों के द्वारा अनेकानेक चित्र बना दिए गए, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो चित्रों की एक दुनिया ही निर्मित कर दी गई हो। बस इतना ही आपको काम करना है रेखांकित अंश की व्याख्या में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 100 वाला प्रश्न है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया। तो 100 वाला का आंसर यहाँ पे है कि पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया और इस प्रकार पहाड़ों को क्या किया गया? जीवंत बना दिया गया। बस मेरे प्यारे बच्चों खत्म। 22वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि दिए गए पद्यांश, अभी तो हमने गद्यांश किया, पद्यांश आ गया। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर का। इसमें भी 2 आता है, या आप क वाला करो या ख वाला करो, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा आपको। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाई स्व दे, बुझती सांच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण भेष है, कैसो की ही रस में अभिलाषी, पावेगो पुनि कियो आपनो जोरे कैरोगो गासी, सुनत मौन है रहो बावरो सुर सबे मति नासी। बहुत ही ज्यादा मेरे प्यारों जी इंपॉर्टेंट है और एक क वाला है। ठीक है, इसके नीचे आपको प्रश्न पूछा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, और दूसरा है कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्देश्य से क्या पूछती हैं। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारों जी इसका आंसर, देखो इसका आंसर 22वां का पहला संदर्भ। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इसका प्रसंग भी लिखना होता है। प्रसंग में लिखोगे कि इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। अब इसका हम देखेंगे मेरे प्यारों से व्याख्या। इस पूरे के पूरे पद्यांश जो यहाँ पे दिख रहा है इसका हम व्याख्या देखेंगे। अब व्याख्या में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियां ब्राह्मण की अनुयुक्ति से उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं। क्या पूछती हैं? कि हे उद्धव, तुम ये बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश को रहने वाला है। हम तुमको शपथ दिलाकर सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उनकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रंग में उसकी किस रस में क्या है रुचि है। गोपियां उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए और उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने क्या हुआ? नष्ट हो गया। यह है पूरी की पूरी कहानी और पूरी की पूरी इसका व्याख्या। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न और पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से क्या पूछती हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि गोपियां भ्रमर की अनुयुक्ति से उद्धव से यह पूछती हैं कि तुम यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का निवासी है और उस निर्गुण के पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी भार्या और दासियां कौन कौन है, उसका रंग कैसा, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में क्या है रुचि है। पूरा डिटेल में हमने बता दिया। अगर ये प्रश्न करना चाहते हो तो कर लेना, अन्यथा इसको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ के ख वाला कर लेना। देखो अथवा करके दिया है ना ख वाला, अगर उसको करना चाहोगे एग्जाम में तो उसको कर लेना, अन्यथा इसको कर लेना। कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपने मातृभूमि पर, ध्रुववासी जो हित में तम में जी लेता कांप कांप कर वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसको कर लेना। इसके भी नीचे 2 प्रश्न वही है। पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में व्याख्या करना है और एक है कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है। बस सब कुछ मैं डिटेल में आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चलो
यहां से पहले इसका संदर्भ लिखो। संदर्भ लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। और यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। ये तो उसका क्या रहा, व्याख्या रहा। इसमें प्रसंग भी लिखना पड़ेगा कि कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अब इसका व्याख्या देखेंगे। जो दिख रहा है आपको, इसका हम व्याख्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। व्याख्या लिखोगे कि जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहां वह गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहां की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता। वह कष्ट उठाता है, मतलब वह कष्ट उठाता भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहां वो भयंकर ठंड से कांप कांप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह अपने प्राण को भी निछावर कर देता है। समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा उसका व्याख्या है। इसके बाद एक प्रश्न और पूछा था ना, उपयुक्त पद्यांश में कवि ने क्या स्पष्ट किया है? तो लिखेंगे कि उपयुक्त पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। एग्जाम में ये कर लेना या पहले वाला कर लेना, चलो दोनों में से कोई भी जो भी आपको आसान लगे वो कर लेना। 23वां प्रश्न देखो, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। 5 नंबर का, इसमें भी 2 ठे देता है, एक क वाला देगा, एक अथवा करके ख वाला। जो आपका मन करे वो करना, मैं सोल्यूशन पूरा बताने वाला हूँ। देखो यहां तक इसको नोट कर लो, ईयम नगरी वेदांतमक वाला। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही आएगा और क्या आएगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया आपने। चलो देखते हैं इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है इसका ना। देखो 23वां का सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, अवस्थिति के विषय में बताया गया है। आप देख लो, उसको ध्यान से देख लो, इसका हम व्याख्या बताने वाले हैं। ठीक है, उसको एक बार बढ़िया से देख लो। इसी का हम क्या बताने वाले हैं, व्याख्या बताने वाले हैं, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, व्याख्या का मतलब अनुवाद बताने वाले, इसका हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। यह नगरी विविध धर्मों के मिलन का स्थान रही है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया, अर्थात अपने विचारों का क्या किया, प्रसार किया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी जो है देश विदेश में सभी जगह पसंद की जाती है। समझ आ गया? बस हिंदी में अनुवाद था। अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि अगर वो नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लेना, ऐसा कर्म विरलम संस्कृति वाला, यहां तक है। अगर वो नहीं कर पाते हो तो इसको कर लेना, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं, पहले आप देख लो इसको ध्यान से। तो इसका देखो अथवा वाला उत्तर, पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश में हमारी संस्कृति को कर्मवीरों की संस्कृति बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अनुवाद करेंगे उससे पहले एक बार मैं दिखा देता हूं कि किसका अनुवाद कर रहे हैं। इसका अनुवाद कर रहे हैं, ताकि आप इसको नोट कर लो बढ़िया से। अब अनुवाद में लिखेंगे, लो, यह कर्म में संलग्न रहने वाले कर्मवीरों की संस्कृति है। यहाँ कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह इसकी घोषणा है कि पहले कर्म बाद में फल, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इस समय जब लोग राष्ट्र के नव निर्माण में लगे हुए हैं, निरंतर काम करना ये हमारा प्रधान कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के श्रम का शोषण त्यागने योग्य है। बस काम खत्म। चलो 24वां प्रश्न देखो क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी 2 ठे दिया है, दोनों में से कोई एक करना है। देखो पहला वाला क वाला, देखो क्या है, क वाला यहां तक नोट कर लो। इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 24 का क। ठीक है, तो चलो देखते हैं। लो भाई 24 का क संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। अगर हम प्रसंग की बात करें तो इन श्लोकों में
यक्ष के प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के मतों को दर्शाया गया है। ठीक है, अब उसको ध्यान से देख लो, अनुवाद हम देखने वाले हैं इसका। ठीक है, चलो देखते हैं अनुवाद। अनुवाद में है कि यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है, क्या पूछता है कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल क्षीण बनाने वाली क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर देता है, कहता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली चिंता है। बस, काम खत्म। या ये वाला नहीं करना चाहते तो ख वाला कर लेना, मरणम मंगलम यत्र विभूति विष्णुम वाला, यहाँ तक है। ठीक है, 2 लाइन का, इसको कर लेना। तो इसका देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसका उत्तर ख वाला। पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, प्रसंग की अगर बात करें तो इन श्लोकों में वाराणसी की पूर्ण ख्याति का वर्णन किया गया है। अब इसका हम अनुवाद देख लेते हैं कि जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहां कौपीन मतलब लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी जिसके द्वारा मापी जा सकती है। वो काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता जो है किससे की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि किसी से भी नहीं किया जा सकता। बस, हो गया इसका अनुवाद। आओ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये खंड काव्य, मेरे प्यारे बच्चों, खंड काव्य को उत्तर नहीं दिया जाता है, क्योंकि मैं कितना उत्तर बताऊंगा, ये जिला वाइज जाता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है। अपनी किताब और क्वेश्चन बैंक में देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। खंड काव्य तो बहुत है, जैसे मातृभूमि हुआ, ज्योति जवाहर हुआ, आगे बात करें तो यहाँ मेवाड़ मुकुट हुआ, फिर अग्र पूजा हुआ, फिर जय सुभाष हुआ, यहाँ मातृभूमि हुआ, यहाँ पे कर्ण हुआ, यहाँ पे करमवीर हुआ, फिर यहाँ पे तुमुल हुआ। अब इतना सारा है, तो अपने जिले का देख लेना और वही जिले का याद करके जाना, और अपने डिस्ट्रिक्ट वाला ही अपने वहां पे लिखना एग्जाम में, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। नहीं तो फिर समझ लो एक भी नंबर मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 26। 26 का क है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का। चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार जीवन परिचय लिखा जाता है, वो भी सिंपल। पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जयशंकर प्रसाद। मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग डालोगे, यहाँ पे उनका जन्म लिखोगे, 1884 में जन्म हुआ, यहाँ पे मृत्यु लिखोगे, 1941 में मृत्यु हुआ। तब जाके आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे जीवन परिचय। इसके बाद लिखना प्रारंभ करोगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो हुआ था सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली था, ठीक है, चंद्रबली शुक्ल, जो कि ब्लैक पेन से लिखना है, और माता का नाम विभासी था, जो कि ये भी ब्लैक पेन से लिखना है। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने स्वयं अध्ययन से ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद लिखोगे, उन्होंने साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखी और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करने लगे। आनंद कदम्बरी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी और इस प्रकार जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की सेवा करते हुए सन 1941 में हृदय गति रुक जाने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। रचना की अगर हम बात करें तो हिंदी शब्द सागर, आनंद कदम्बनी, नागरी प्रचारणी पत्रिका, ये उनकी क्या है, रचनाएं हैं। बस एक ही पेज में हो गया, 5 नंबर पूरा मिल गया। इतना अच्छा कोई आप लोगों को बताएगा नहीं। ठीक है, चलो वहीं ख वाला बात करें तो दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। अभी हमने लेखक का जीवन परिचय बताया, कवि, कवि में है गोस्वामी तुलसीदास, इसके बाद सुमित्रानंद पद, तीसरा महाकवि सूरदास। मैं पहला ही बता देता हूँ, गोस्वामी तुलसीदास का, बहुत सिंपल बताऊंगा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास, पहले हेडिंग डालोगे, पहला गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे जन्म लिखोगे सन 1532 में, यहाँ मृत्यु लिखोगे सन 1632 में। इसके बाद यहाँ पे जीवन पर हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े कष्टों में बीता। तुलसीदास का विवाह जो था दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसी अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चले गई। तब तुलसी भी आधी रात
आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उन्हें कहा कि लाज न आई आपको, दौरे आए हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1632 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। रचनाएं की अगर हम बात करें तो तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन? एक रामचरितमानस है, दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा यहाँ पे कवितावली, फिर यहाँ पे गीतावली, फिर दोहावली आदि। हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, ये भी प्रश्न हो गया। 27वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। 2 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 2 श्लोक बता देता हूँ, दोनों श्लोक याद कर लेना है। एक है आपका बंधम मरणम वापि जय वापि पराजय, इसके बाद उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। एक दूसरा वाला यहाँ नोट कर लो कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो दोनों याद कर लेना, दोनों में से कोई एक कर लेना, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे आइए। 28वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर का। पहला है वाराणसी नगरी कुत्र मिश्रा अस्ति, तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत्, तीसरा है भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। 3 ठे हो गया, एक पीछे दिया हुआ है, एक पीछे मेरे प्यारे बच्चों वीर केन पूजते। 4 है ना, 4 में से किसी 2 का बताना है, लेकिन मैं आपको चारों को बता देता हूं। देखो पहले का आंसर यहाँ नोट करो, पहले का हो जाएगा वाराणसी नगरी गडगाया कुले स्थित अस्ति, तीसरा है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत्, दूसरा, तीसरा है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, ठीक है। और एक पीछे लिखा हूं चौथा वाला का, हालांकि 2 ही का नाम है लेकिन बता रहा हूं सब, वीरा वेन पूजते, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आइए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 29 पे। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर का है, ठीक है। पहला है कि भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के कारण लाभ और हानि, तीसरा है वृक्षारोपण और चौथा है विज्ञान के चमत्कार। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों मैं चौथा बता देता हूँ, विज्ञान के चमत्कार। 7 नंबर का निबंध कितना सिंपल मैं आपको बताऊंगा, वो बस याद करके जाना, आराम से 7 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग आप डालोगे विज्ञान वरदान या अभिशाप या विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। पहली हेडिंग आपकी रहेगी प्रस्तावना, लिखोगे कि आज का युग विज्ञान का युग है। छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु तक जो भी आज हम जीवन में उपयोग में ला रहे हैं विज्ञान की देन है। ये वस्तुएं इतनी अधिक हैं कि इनका नाम तक गिन पाना सरल नहीं है। छोटी से छोटी सुई, धागा, बटन, कागज, पेंसिल, पेन आदि सारी वस्तुएं विज्ञान के कारण ही हमें आज प्राप्त हैं। क्लियर है। अगली हेडिंग आपकी रहेगी समय और स्थान की दूरी समाप्त। इसमें लिखोगे विज्ञान ने समय और स्थान की दूरी समाप्त कर दी है। पहले जहां पहुंचने में कई महीने लग जाते थे वहां अब कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। सागर को पार करना अब कठिन नहीं है, पर्वत को लांघना अब बाएं हाथ का खेल बन गया है, रेगिस्तान को पार करना अब कठिन नहीं रहा। यह सब विज्ञान के कारण ही संभव हो पाई है। आगे लिखेंगे अगली हेडिंग विज्ञान के प्रगति का आधार, लिखेंगे विज्ञान के कारण आज मानव ने प्रगति कर ली है। शिक्षा, कृषि, उद्योग, धंधे, यातायात के साधन सभी में विज्ञान के बढ़ते चरण दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। शिक्षा के लिए आवश्यक पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन आदि विज्ञान के द्वारा ही हमें मिल पा रही हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हमने बहुत प्रगति की है और इस प्रगति का आधार है विज्ञान। अगली हेडिंग रहेगी मनोरंजन और विज्ञान। आज खेल कूद की सामग्री से बाजार भरे पड़े हैं। अनेक प्रकार के पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे बैठे हम दूरदर्शन पर अपनी पसंद की कार्यक्रम देख सकते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में यह उन्नति विज्ञान के चमत्कार का ही परिणाम है। अगला रहेगी आपकी चिकित्सा और विज्ञान, लिखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने चमत्कार पैदा कर दिया है। छोटी से छोटी बीमारियों से लेकर बड़े से बड़े घातक रोग तक का इलाज आज आसानी से किया जा सकता है। लिखेंगे उसी में कि कोई भी रोग आज ऐसा नहीं जिसे असाध्य कहा जा सके। हमारे पास सबका इलाज है। आज हमें नई नई औषधियां प्राप्त हैं। चिकित्सा के लिए एक से एक बढ़िया उपकरण का आज हम मरने के समीप रोगी को भी कुछ और समय तक जीवित रख सकते हैं। ऐसी औषधियों भी विज्ञान के चमत्कार का ही प्रमाण है। अगली हेडिंग रहेगा विज्ञान का लाभ, लिखेंगे इस प्रकार विज्ञान के लाभ ही लाभ हैं। विज्ञान ने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल कर रख दिया है।
पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा हमें प्राप्त है। स्कूटर, कारें, बसें, वायुयान और रेलगाड़ियों हमारे आने जाने के साधन हैं। बिजली ने गर्मी और सर्दी को अपने वश में करने का रास्ता बना दिया है। पर यह विज्ञान का एक पक्ष है और इसका दूसरा पक्ष भी है। देखिए अगले नहीं रहेगा विज्ञान विनाश के कारण। लेकिन विज्ञान ने मानव के विनाश के लिए भी बहुत सी सामग्री बना दी है। अणु बम, नायाक बम आदि विवश मचा देने वाले अस्त्र शस्त्र हैं। इतने हानिकारक हैं कि उनके प्रयोग से मानव जाति का नाम और निशान ही मिट जाएगा। लास्ट हेडिंग में डालोगे उपसंहार। लिखोगे विज्ञान ने मानव जीवन को बदल कर रख दिया है। इसने असंभव को संभव कर दिखाया। विज्ञान तो साधन है, इस संसाधन का प्रयोग करना मानव के हाथ में है। वह यदि चाहे तो इसमें मानव जाति के विनाश के लिए करता है। तो इसमें विज्ञान का कोई दोष नहीं। दोष यदि है तो उसका है जो इस मानव संहार के लिए प्रयोग करता है। अब इतना लिखोगे मेरे प्यार तो तब 7 नंबर मिलेगा। अब बहुत आसान शब्दों में मैं लिख के आपको बताया हूँ। 7 नंबर आपको बिल्कुल 1 नंबर नहीं कटने वाला है। अगला प्रश्न देखो 30वां, जो कि लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण अपने डेंगू और मलेरिया जैसे भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र देते हुए लिखिए। अगर ये नहीं आएगा तो बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग दूसरा वाला बता देता हूँ आपको। बिजली समस्या के निराकरण है तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक पत्र कैसे लिखेंगे अगर आपके गांव में बिजली अगर सही से नहीं आ रही है तो। ठीक है, देखो मेरे प्यार करोगे क्या, सबसे पहले आप लिखोगे सेवा में, फिर लिखोगे बिजली विभाग, जहां मेरठ के हैं तो मेरठ। आप एक हेडिंग डालोगे विषय, किस विषय में आप लिख रहे हो ये पत्र, तो बिजली की अनियमित आपूर्ति, मतलब डेली बिजली नहीं आती है उसके लिए। फिर यहाँ पे लिखोगे मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्म काल में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ में ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है और हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह प्रतीत हो जाने के बाद भी कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं हुई। इस स्थिति में आपसे हमारे निवेदन है कि कृपया हमारा समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति किया जा सकता है शीघ्र कार्यवाही की आशा में, तो तुरंत बढ़ाना संभव नहीं तो कम से कम उसका एक समय तो निर्धारित किया जा सकता है। बस शीघ्र कार्यवाही की आशा में यहाँ पे आप डालोगे हम हैं आपके जैन नगर निवासी। जितने लोग का सिग्नेचर करना चाहते हो 3-4 लोग अपने सामूहिक सिग्नेचर यहाँ पे करवा देना। यहाँ पे अपना दिनांक लिख देना, नाम मत लिखिएगा यहाँ पे, बस डेट छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया पूरा का पूरा क्लियर और ये पूरा का पूरा पेपर का मैंने बता दिया सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। ये है आपका डीके 801 डीके, 100% आपके एग्जाम में आएगा। पूरा सोल्यूशन हमने बताया मेरे प्यारे बच्चों, एक भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस पेपर को पूरा का पूरा तैयार करके ही एग्जाम में पहुंचना, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।